हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं फिजिक्स की क्लास में। हम करेंगे इसका लेक्चर थर्ड, और इस में हम करने वाले हैं इकाई 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आगे आने वाले टॉपिक का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें एक तो जो टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण क्या होता है। सेकंड टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थर्ड है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फोर्थ टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना। इस प्रकार से करना, एक पहला हमें करना है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, और दूसरा है यहाँ पर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन हमें यहाँ पर करना है। ये अक्षीय स्थिति है और इसका एक निरक्षीय स्थिति भी होता है। यदि समय रहा तो हम निरक्षीय स्थिति का सॉल्यूशन भी इसी में कर लेंगे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इसके पहले टॉपिक से, जिसका नाम है सतत आवेश वितरण। यहाँ पर हम समझते हैं कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आवेश का हमें वितरण करना है, किस प्रकार से, सतत रूप से या कंटिन्यूअस रूप से। तो सतत आवेश वितरण, तो यहाँ पर सतत आवेश वितरण क्या होता है, तो देखिए, ऐसा वितरण, वितरण यानी कि क्या होता है, बांटना। वितरण यानी कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ऐसा वितरण जिसमें आवेश आसपास हों या नज़दीकी वितरित हों, सतत सतत आवेश वितरण कहलाता है। और यह जो है 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण क्या कहलाता है कि आसपास यदि कोई निकाय होता है और उस निकाय के ऊपर यदि हमने कोई आवेश दिया है, यदि वह उसके आसपास या तो फैल जाता है या उस पर वो केंद्रित रहता है या वितरित रहता है, तो हम इसे आवेश का सतत वितरण बोलते हैं, या सतत आवेश वितरण इसको हम कहते हैं। तो यह 3 प्रकार का होता है। समझते हैं हम यहाँ पर। पहला जो नाम है वो है रैखिक आवेश वितरण। दूसरा है यहाँ पर पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं इसको कि रैखिक आवेश वितरण क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जाता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोला जाता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर यानी कि रैखिक होना चाहिए, है ना, यानी कि सरल रेखीय। यदि इस प्रकार से कोई निकाय है, यानी कि जो सीधी रेखा में हो, उस निकाय को हम यदि आवेश देते हैं, तो वो आवेश क्या करता है, वो इस निकाय के चारों ओर, ना, निकाय के क्या होता है, चारों ओर वो जो आवेश है वो फैल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण या रैखिक आवेश वितरण। तो यदि आवेश का वितरण एक रेखा पर हो, कैसा हो, एक रेखा पर हो, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और इसका क्या उपयोग होता है, तो इस वितरण में उपयोग में आने वाला पथ रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है ना। जो पथ हम इसमें काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो रेखीय आवेश घनत्व हमें आगे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो इस वितरण में जितने भी आवेश का हम उपयोग करते हैं वो इसमें क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अब जब रेखीय आवेश घनत्व है, कोई मान आ गया, भौतिक राशि आ गई यहाँ पर, तो इसका कोई मात्रक भी होगा, है ना। तो हमें मात्रक लिखना है यहाँ पर। साथ ही हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो आवेश प्रति इकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ये जो आवेश इस रेखा के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसकी प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व।
तो रेखीय आवेश घनत्व जो रहता है हम उसको लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर हो जाता है आवेश बटे लंबाई। लंबाई किसकी लंबाई हो गई? तो ये जो चालक हमें दिया गया है, जो निकाय हमें दिया गया है, उसकी यहाँ पर लेंथ हमें लिखना है। तो लेमडा बराबर क्या हो गया? आवेश बटे लंबाई, चार्ज बटे लेंथ। अब इसका मात्रक भी हमें याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, हम ऐसा पद्धति की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और लंबाई का जो मात्रक है वो होता है मीटर। तो इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया कूलाम प्रति मीटर। क्या मात्रक हो गया? कूलाम प्रति मीटर। ये इसका मात्रक हो गया। अब इसको कूलाम जो बल हमने पहले पढ़ा था, कूलाम का नियम, तो उस का मान रेखीय आवेश घनत्व के पदों में निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी हमने देखा था कि एक रेखा पर क्या हो, आवेश दिया जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये तो हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूला कूलाम के नियम से। यहाँ हमने ये क्या करा, एक अल्पांश लिया हुआ है। चल मैं इसको जूम कर देता हूँ। और ये देखिए कोई चालक है ए बी, जिसमें हमने प्लस क्यू आवेश दिया दिया है। तो इसके एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एक डी एल लंबाई का एक अल्पांश लिया। क्या लिया हमने? ये डी एल लंबाई का अल्पांश लिया हुआ है। जब हमने इसको छोटा छोटा भागों में डिवाइड किया है तो ये आवेश जो इसमें गया हुआ है, इस अल्पांश में गया हुआ है, इस अल्पांश में जो आवेश गया हुआ है, हमने उसको भी नाम दे दिया कि यहाँ पर ये डी क्यू आवेश है। जब हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट लेके आते हैं, है ना, ये क्या है? ये एक परीक्षण आवेश बोला जाता है इसे। परीक्षण आवेश जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। हम मानते हैं कि इससे कि यहाँ से जो दूरी है वो आर है। कितनी दूरी है? आर है। तो हम जब इसको सीधा मिलाएंगे तो ये आर कैप यानी कि एकांक सदिश के रूप में हमें दिखाई देगा, और यहाँ पर जो बल लगा है वो डी एफ लगा हुआ है। तो हम कूलाम के नियम का यूज यहाँ करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या था? हमने पढ़ा हुआ था कि कूलाम का नियम के अनुसार जो बल बराबर होता है वो होता है वायु निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये रूल होता है, ये नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए दो चार्ज हमने लिए हैं, एक लिया है प्लस Q और एक जो हम परीक्षण आवेश लेके आए थे Q नॉट वो। तो Q1 की जगह हम Q लिखेंगे और Q2 की जगह हम Q नॉट लिखेंगे। दूरी क्या है? तो दूरी R है, तो दूरी R हम लिख देंगे। और किस दिशा में चल रहा है? तो R केप की दिशा में चल रहा है। तो ये डी एफ बराबर हो गया, डी एफ वेक्टर बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। क्या है ये? क्यू ये यहाँ पर नहीं है, ये आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। क्या है ये? डॉट आर कैप। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, यानी कि हम इसको इस रूप में भी दर्शा सकते हैं ये रेखिक आवेश वितरण को। अल्पांश के लिए अब हम सिंपली बोलें तो हमने क्या दर्शाया है कि ये तो क्या हो गया? एक नियतांक हो गया। ये सामान फिक्स होता है, हमने पढ़ा हुआ था 9 × 10⁹ होता है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये फिक्स होता है। तो यहाँ पर कौन चेंज हो रहा था? यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा था आवेश पर और इसकी लंबाई पर। जो भी हाल हमने सूत्र देखा था, क्या देखा था हमने? सूत्र ये था, देखिए रेखीय आवेश घनत्व तो लेमडा बराबर क्या होता है? आवेश बटे लंबाई होता है। तो हम ये निकाल लेते हैं। तो अल्पांश के लिए लेमडा बराबर क्या होगा? आवेश बटे लंबाई। तो आवेश इस जो अल्पांश हमने लिया यहाँ पर ये आवेश डी क्यू है और लंबाई डी एल है। तो ये क्या बन गया? डी क्यू बाय डी एल बन गया। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो हमें डी क्यू बराबर मिल जाता है लेमडा डी एल। ये हमें यहाँ पर मिल जाता है।
अब देखिए डी क्यू बराबर क्या मिल गया, लेमडा डी एल मिल गया। अब हम डी एफ देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, क्या देख लेते हैं, डी एफ देख लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो चेंज करते हैं हम यहाँ पर इसको, ये आवेश भी जब बटा हुआ था तो इसके लिए क्या 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 बन गया, छोटा सा आवेश बन गया, डी क्यू बन गया। हमने यहाँ पर डी क्यू लिया हुआ है ना, क्यू नहीं लेंगे, क्यू पूरे के लिए है और इस जो अल्फा से है यहाँ पर इसका मान डी क्यू है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, डी क्यू इंटू क्यू नोट, ये लेंगे डी क्यू इंटू क्यू नोट। समीकरण नंबर 1 है और समीकरण 2 में क्या हो गया, डी क्यू इक्वल लेमडा डी एल हो गया। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान लिख देंगे, इस डी क्यू की जगह लेमडा डी एल मान यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से, है ना, 2 से हमने जो डी क्यू का मान था वो समीकरण नंबर 1 में लिखा, तो ये बन गया डी एफ वेक्टर बराबर क्यू नोट एज इट इज़ रहेगा। तो क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, डी क्यू की जगह आ गया लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर डॉट आर कैप। तो ये तो आया था इस अल्पांश के लिए। तो ऐसे ही जो आवेश है इस रेखा पर बहुत सी बार बटा हुआ था, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको संपूर्ण के लिए निकालते हैं। तो संपूर्ण के लिए कैसे निकालेंगे, तो दोनों तरफ जो है हम यहाँ पर समाकलन का जो चिन्ह है वो लगा देंगे। तो दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, समाकलन का यहाँ पर चिन्ह लगा दिया। जब समाकलन का चिन्ह लगाया तो हमें यह मिला यहाँ पर समाकलन, है ना, इस चिन्ह को हम समाकलन बोलते हैं, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। तो डी एफ वेक्टर बराबर क्यू नोट, जो कांस्टेंट मान होता है वो बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, ये बच गया लेमडा डी एल और आर कैप, लेमडा डी एल बाय आर कैप बच गया। अब ये जो समाकलन यहाँ पर बचा हुआ है डी एल, यानी कि इसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, यह लंबाई पर निर्भर कर रहा है। जब लंबाई पर निर्भर कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ये लंबाई पर निर्भर कर रहा है, जितना लंबाई होगी उसके सापेक्ष हमें यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा। तो इस कारण से इसको हम एक तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक इसे हम इस प्रकार से भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ वेक्टर बराबर क्या बन गया, क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर लेमडा डी एल डॉट आर कैप। इस प्रकार से भी हम यहाँ पर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है सेकंड, जो है पृष्ठ आवेश वितरण। अब पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, तो समझिए कि नाम से आपको ध्यान रखना है ना, नाम से आपको ध्यान रखना है कि पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। पृष्ठ यानी कि सरफेस, तो एक सतह लेनी है जहाँ पर हम आवेश को पहुँचाएंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वह पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। ठीक ऐसे ही इसकी डेफिनेशन है कि यदि आवेश का वितरण एक समान क्षेत्रफल हो, तो एक समान क्षेत्रफल में हो तो इसे पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश वितरण कहते हैं। तो जिस प्रकार से जब हमने वहाँ पर रेखा में किया था तो वह रेखीय आवेश वितरण कहलाया था, और यह पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल में करते हैं तो ये क्या कहलाता है, यह पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। इस वितरण में उपयोग में आने वाला पद पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। जो उस क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है। तो आवेश के प्रति एकांक क्षेत्रफल, जो आवेश का प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है उसे पृष्ठ आवेश घनत्व हम कहते हैं। तो आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, किसका चिन्ह है, ये सिग्मा का चिन्ह है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा आवेश बटा क्षेत्रफल। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो मात्रक हो गया वो बन गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यदि हम इसको सूत्र के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें कूलाम के रूप में, तो ठीक वैसा ही रहेगा जैसे पहले वाला जो था। खाली आपको क्या करना है, ये क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डी एस क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है और सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ आपको सिग्मा लिख देना है। तो ये बन गया एफ वेक्टर बराबर क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर समाकलन में सिग्मा डी एस डॉट आर कैप।
उसके बाद अगला हम देखते हैं थर्ड वाला, जो कि है आयतन घनत्व, आयतन आवेश वितरण। क्या है ये? आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है कि जो आवेश है वो आयतन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो यदि आवेश का वितरण, ये वितरण हम कर लेंगे यहाँ पर, यदि आवेश का वितरण एक समान आयतन में हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व शब्द आ जाएगा, तो इस वितरण में उपयोग में आने वाला पद आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, आवेश प्रति एकांक आयतन, जो आवेश का प्रति एकांक आयतन का मान होता है वह क्या कहलाता है? वह आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। और इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। इसको रो बोला जाता है। तो सूत्र बन जाएगा इसका, आज बटे आयतन आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। तो इसका जो मात्रक है वो क्या बन गया? ये बन गया कूलाम प्रति घन मीटर। कूलाम प्रति घन मीटर बन गया। इसका सूत्र भी आपको यहाँ बता देना है। तो ये बन जाएगा एफ वेक्टर बराबर क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, समाकलन में रो, और आयतन में हम कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? ये आयतन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर रो डॉट डी वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रो डॉट डी वी, और ये आर केप यहाँ पर हम इसको कर देंगे। इस प्रकार से ये तो आवेश, सतत आवेश वितरण रहा है। अब अगला टॉपिक हम करते हैं, जो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए हम इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। विद्युत क्षेत्र है ना। तो यहाँ देखिए, हमने पहले आवेश पढ़ा हुआ था। ये एक आवेश है, मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश जो है इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, जहाँ पर हमें क्या होता है कि विद्युत, जहाँ पर हल्का हम विद्युतीय आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर हल्का विद्युतीय आकर्षण बल का क्या कर लेते हैं? हम अनुभव कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या फिर जो एक आवेश होता है इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है यह एक विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे भी हम डेफिनेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे, बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के, है ना, बिंदु आवेश भी हो सकता है और बहुत सारे आवेशों का समूह भी हो सकता है। इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कर दिया कि एक आवेश था, इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर यदि हम अन्य परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं तो यदि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो जहाँ तक वो करता है, सीमा तक करता है, वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या होती है कि यहाँ पर जो हमें बल महसूस हुआ है, जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण हमें मिला है, उसका मान कितना होगा, वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्या कहलाता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नोट पर लगने वाले विद्युत बल यानी कि एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसे, एफ तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, ये कोई बिंदु आवेश था, इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर यदि हम परीक्षण आवेश को यानी कि क्यू नोट को लेकर आते हैं और ये कितना बल अनुभव करता है, तो इन दोनों का अनुपात, बल और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है, यहाँ से हमें एक मान प्राप्त होता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो इसका सूत्र बन गया कि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाय क्यू नोट। तो वेक्टर का मतलब आप जानते ही हैं, वेक्टर जिस राशि पर लगता है वो सदिश राशि होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक सदिश राशि होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और
जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा में होती है। आइए हम बात करते हैं इसके मात्रकों की कि इसका जो मात्रक है वो क्या होगा। मात्रक सूत्र था इसका E बराबर F बाय क्यू नॉट। F यानी कि बल होता है और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बटा आ गया मतलब प्रति लगा दिया। क्यू यानी कि आवेश होता है जिसका मात्रक होता है कूलम। इसका मात्रक बन गया न्यूटन प्रति कूलम। क्या मात्रक बन गया इसका? न्यूटन प्रति कूलम जो है इसका मात्रक बन गया। एक और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या मात्रक होता है? वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। अब आया कैसे, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलम में हमने मीटर मीटर का इंटू कर दिया, तो ऊपर का न्यूटन इंटू मीटर ये जूल बन गया। CM ये एज इट इज रहा। जूल प्रति कूलम ये विभव का सूत्र होता है, आगे आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे। तो विभव बटा ये मीटर यानी कि दूरी का मात्रक होता है, तो विभव का मात्रक वोल्ट आएगा और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो ये वोल्ट प्रति मीटर बन गया। तो आपको केवल यहाँ पर ध्यान रख लें कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है और इसको हम विस्तृत तौर से अगले चैप्टर में समझेंगे। तो ये वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। कुछ पॉइंट है यहाँ पर याद रखने के लिए। वह है पहला, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है। ऐसा आवेश हो जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है तो क्या कहलाता है? स्रोत आवेश कहलाता है। फिर दूसरा, वह आवेश जो स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करता है परीक्षण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश कहलाता है वो। फिर अगला समीकरण एक, जो हमने समीकरण एक ये वाला था, इसमें जो F बाई क्यू नोट एक परिमित राशि होती है, इसलिए सूत्र को जो सही सूत्र लिखने का तरीका है वो है E वेक्टर बराबर साइन क्यू नोट टेंस टू 0 F वेक्टर बाय क्यू नोट। यहाँ पर इसको भी इस रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन हम आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल वगैरह होंगे, जो सवाल होंगे, वहाँ पर केवल इसी फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। अगला टॉपिक हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अगला टॉपिक आता है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव। क्या आता है? विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। हमने पहले पढ़ा है कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है। तो हमने अब की बार क्या करा है कि दो आवेश लिए हैं जिनके परिमाण समान है। क्या समान है? परिमाण समान है, यानी कि पहला आवेश भी हमने क्यू लिया है और दूसरा आवेश भी हमने क्यू लिया है, लेकिन इनके जो मान है ना, इनके जो मान है यानी कि इनके जो चिन्ह है वो हमने विपरीत लिए हैं, अलग अलग लिए हैं। कैसे लिए हैं? विपरीत चिन्ह वाले लिए हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं प्रकृति में विपरीत लिए हैं। प्रकृति में तो जो Q1 है इसको लिया हमने पॉजिटिव और जो Q2 है इसको लिया हमने नेगेटिव। तो ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर द्विध्रुव को समझ रहे हैं, तो द्विध्रुव द्वि यानी कि दो होने चाहिए, तो यहाँ पर Q हमने दो लिए हैं, दोनों सेम लिए हैं। ध्रुव यानी कि दो दिशाएं होती हैं, यानी कि एक प्लस हो गया और एक नेगेटिव हो गया। तो हमने यहाँ पर दो आवेश लिए हैं, पहला आवेश लिया प्लस क्यू, दूसरा आवेश लिया माइनस क्यू, और इन दोनों को पास में बांधे रखने के लिए एक बहुत ही कम दूरी यानी कि R दूरी मान लेते हैं, नगण्य दूरी यहाँ पर मान लेते हैं, या R हम सवालों में रिप्रेजेंट कर लेंगे, यहाँ A दूरी ले लेते हैं हम। चलिए, है ना, सूत्र में A लिखा है तो A दूरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें एक निकाय प्राप्त हो गया, एक वस्तु प्राप्त हो गई। इस
निकाय को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। इसका नाम क्या बन गया, द्विध्रुव। तो ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश हों, लेकिन दो आवेश कैसे होना चाहिए, ये परिमाण में समान होने चाहिए किंतु दिशाओं में या फिर मानों में विपरीत होने चाहिए और इनके दूरी अत्यल्प होना चाहिए। तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यह परिभाषा होगी कि दो आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या हो गया कि दो आवेश लेने हैं, अलग अलग लेने हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू लेना है, बहुत कम दूरी रखना है, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब आता है द्विध्रुव आघूर्ण। ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो देखिए ये भी हम समझ लेते हैं। आघूर्ण यानी कि मोमेंटम, द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि द्विध्रुव में दो आवेश थे, एक प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था। तो हम कोई भी एक आवेश यहाँ पर, कोई भी एक आवेश क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये वो आवेश है और इनके मध्य की दूरी, तो हमने ये जो दूरी थी ये यहाँ इसके मध्य बिंदु से ली थी, इधर भी ए है इधर भी ए है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी हो गई, 2a हो गई, है ना। क्या हो गई, 2a टोटल इनके मध्य की दूरी हुई। ये जो a था ये मध्य बिंदु के इर्द गिर्द हमने लिए हुए थे। तो इस द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का मान और मध्य की दूरी के जो गुणनफल से हमें प्राप्त हुआ है 2 × 2a, तो इस गुणनफल के मान को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P बराबर Q×2a, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, ये P वेक्टर यानी कि आघूर्ण है, ये दिशा बता रहा है। तो a इसके बीच की दूरी है। तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वेक्टर। और ये एक निश्चित दिशा में होता है, इस कारण से यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये सूत्र बन गया इसका P बराबर Q×2a। क्या बन गया, P बराबर Q×2a। हम इसका मात्रक समझ लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो Q यानी कि कूलाम होता है और 2 संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है और a यानी कि दूरी होती है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता, मीटर होता है। तो इसका जो SI मात्रक है वो होता है कूलाम इंटू मीटर, और जो CGS मात्रक होता है वो हो जाएगा स्थित कूलाम इंटू सेंटीमीटर। इसका मात्रक हो गया। अब हम इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, है ना। क्या बनेगा, विमीय सूत्र की हम बात करते हैं तो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, Q यानी कि क्या होता है, आवेश, और आवेश का हमें पता है कि आवेश यानी कि AT होता है। आवेश यानी कि क्या होता है, इसका विमीय सूत्र AT होता है, और ये दूरी है और दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है ना। तो यहाँ पर इसका जो विमीय सूत्र है वो बन जाएगा M0LTA। क्या बन गया, M0LTA बन गया। या हम शॉर्ट में लिखें तो यहाँ पर LTA हम बोल सकते हैं, या याद रखने के लिए आप लता ध्यान रख सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र है, इसका सूत्र है द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, आघूर्ण का जो विमीय सूत्र है वो लता होता है, यानी कि LTA होता है। इसके उदाहरण कैसे हैं, तो एक इसका उदाहरण है HCl, जो ये अणु होता है HCl का, ये भी एक द्विध्रुव आघूर्ण बनाता है H प्लस में और Cl माइनस में। जो H2O का अणु होता है ये भी क्या बनाता है, ये भी द्विध्रुव बनाता है, जहाँ पर H पॉजिटिव रहता है और H पॉजिटिव यहाँ पर, H पॉजिटिव यहाँ पर, ये O नेगेटिव यहाँ पर रहता है। एक विमीय सूत्र हम यहाँ पर बताना भूल गए, मैं बताता हूँ आपको। जो हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था उसका भी विमीय सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र था E बराबर F/Q0। बल आप जानते ही हैं, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो बल क्या होता है MLT-2, MLT-2 होता है। Q0 का AT होता है। क्या होता है Q0, यानी कि आवेश का क्या होता है AT होता है। आप इसको ऊपर भेजेंगे
तो यहाँ से आपको विद्युत क्षेत्र का विमित सूत्र मिल जाएगा। तो एम ए की बार है, एल ए की बार है, एम एल टी एक नीचे भी है, ऊपर जाएगा जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये इसका विमित सूत्र बन गया। क्या बन गया? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन इसका विमित सूत्र बन गया। अब हम यहाँ पर करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करते हैं? हमें एक फॉर्मूला प्राप्त करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बिंदु आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बिंदु आवेश लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु आवेश लिया है, एक बिंदु आवेश लिया, इसका नाम हम दे देते हैं प्लस क्यू, जो आवेश हमने लिया। इससे आर दूरी पर, यहाँ पर ये आर दूरी ले लेते हैं, जहाँ मान लेते हैं हम कोई पी बिंदु है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है या विद्युत क्षेत्र जो है वो ज्ञात करना है। ए वेक्टर से बता देते हैं। तो इसकी तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेके आना पड़ेगा। क्या लेके आना पड़ेगा? यहाँ पर परीक्षण आवेश हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। जब हम परीक्षण आवेश लेके यहाँ पर आएंगे तो इन दोनों, यानी कि यहाँ पर Q आवेश है और यहाँ पर Q नॉट आवेश है, तो इन दोनों आवेशों पर एक बल लगने लग जाएगा, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल में से कोई एक बल हो सकता है। तो कूलाम का नियम का यूज हमें यहाँ पर कर लेना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा इसे लिख भी देना है कि माना कि एक आवेश है प्लस Q, जो O बिंदु पर रखा गया है, इससे R दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम Q नोट एक परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। तो यहाँ पर यह परीक्षण आवेश और इस Q प्लस Q के मध्य एक बल लगने लग जाएगा। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या है? हमने देखा है कि यदि बल लगता है F वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि यह वायु या निर्वात में नहीं हो रहा है, माध्यम उपस्थित है, तो अपॉन में के लिख लेंगे। यदि वायु या निर्वात है, चलिए हम वायु या निर्वात ही ले लेते हैं, तो वहाँ पर के बराबर 1 होता है। तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। क्या समीकरण दे दी इसे? इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं तो हमें मिलेगा ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और बटे में क्यू नॉट है तो बटे में क्यू नॉट। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिल जाएगा। क्या आएगा? ये आ जाएगा ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? ये क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसका मात्रक हम लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रति कूलाम। ये जो मान है ये ऐसे पद्धति का है। यदि आप इसको सीजीएस पद्धति में लिखना चाहें, ये ऐसा में मान आया हुआ है।
यदि आप सीजीएस पद्धति में लिखना चाहें तो ये जो यहाँ पर नियतांक होता है ये हट जाता है और पीछे का जो मान होता है जिस पर निर्भर करता है वो रहता है। तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा न्यूटन का सीजीएस पद्धति में होता है डायन प्रति कूलाम का होता है स्थित कूलाम, डायन प्रति स्थित कूलाम। अब इसके बाद इसकी दो स्थितियाँ और रहती है द्विध्रुव की। द्विध्रुव की दो स्थितियाँ हैं, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति को बोला जाता है अनुदैर्ध्य स्थिति में और निरक्षीय को बोला जाता है अनुप्रस्थ स्थिति में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये दोनों हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे और साथ ही इसके आगे के जो टॉपिक है उनको भी हम क्लियर उसमें कर लेंगे।